अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नया स्टैट्यूट स्टार्ट करने लगे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बेसिकली ये सिविल लॉ का एक स्टैट्यूट है और एक बहुत अहम है सिविल प्रैक्टिस के हवाले से भी। और ऑलमोस्ट अगर हम प्रैक्टिस में जाके देखें तो 50% जो सिविल सूट हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ही होते हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर हमारा इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी इसमें हमने क्या पढ़ना है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। क्योंकि सिविल लॉ तो पहले भी मौजूद था, कोर्ट्स भी मौजूद थी, वो रेमेडीज भी देती थी, लेकिन हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें एक स्पेशल रिलीफ के हवाले से एक स्पेशल स्टैट्यूट बनाना पड़ा, जिसको हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नाम दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बेसिकली द वर्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई खास चीज, कोई मुख्तस चीज, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो पर्टिकुलर कोई चीज, एग्जैक्ट। और रिलीफ का मतलब होता है रेमेडी, या उर्दू में अगर हम कहें तो इसे दाद रसी कहते हैं, दाद रसी। रेमेडी क्या चीज होती है? रेमेडी जब कोई भी ब्रीच ऑफ राइट हो या कोई भी हमें इंजरी कॉज हो, उसके बदले में कोर्ट जो चीज हमें फराहम करती है उसे हम रेमेडी कहते हैं कानून की ज़बान में। अच्छा, एक्ट कहते हैं किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, कोई भी ऐसा कानून जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हो। अब इसका मतलब बना उर्दू में कानून दाद रसी खास। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो कानून है जो कोई खास किस्म की रेमेडीज हमें देता है। अच्छा, ये तो हो गया व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी अगर हम दो लाइनों में इसको डिफाइन करें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ लॉ दैट प्रोवाइड्स अस सम स्पेसिफिक रिलीफ और सम पर्टिकुलर रेमेडीज। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाई, व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कि लॉ तो पहले भी मौजूद था, जिस तरह मैंने आपसे कहा सिविल लॉ था, सिविल कोर्ट्स भी थी, रेमेडीज भी थी, लेकिन हमें स्पेसिफिक रेमेडीज की जरूरत क्यों पेश आई? तो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था, जो सिविल लॉ था, उसमें जो हमें रेमेडी मिलती थी वो मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुआवजा, या कॉम्पनसेशन के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है डैमेजेस। डैमेजेस, डैमेजेस। अच्छा, बेसिकली हम देखें तो रिलीफ दो किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं जनरल रिलीफ, कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। तो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस जो था ये एक जनरल रिलीफ था, ये इसको कंपनसेटरी रिलीफ भी हम कहते हैं। यानी किसी किस्म का भी ब्रीच ऑफ राइट जो होता था या किसी किस्म की भी हमें इंजरी होती थी, उसके बदले में कोर्ट जो हमें रेमेडीज देती थी वो था इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। कोई किसी भी किस्म का राइट ब्रीच हो तो रेमेडी एक ही मिलती थी, वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन थी। अब इश्यू यहाँ पे ये था कि हर एक केस में, हर एक सूट में, हर एक मैटर में एक ही किस्म की रेमेडी देना ये कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता था। क्योंकि हो सकता है एक जगह पे कंपनसेशन की फॉर्म में रेमेडी देना एक एडुकेट रिलीफ हो, और दूसरी जगह पे कंपनसेशन की फॉर्म में रेमेडी देना एक एडुकेट रिलीफ ना हो, इंसान को कुछ और रिलीफ चाहिए हो, या जो कंप्लीट जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके तहत हमें कुछ और रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास रिलीफ था ही नहीं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ था उसमें सिर्फ एक रिलीफ था, वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ये घर है, ए का ये घर है, इसका ऑनर है, इसकी पोजीशन भी है। बी आता है और इस घर पे अटैक करके इस घर पे कब्जा कर लेता है। अब जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पहले, उसमें ये होता था कि अब ए के घर पे कब्जा हुआ है तो ए जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट जो इसे रेमेडी देती थी वो देती थी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। यानी कोर्ट कहती थी कि बी ने आपके घर पे कब्जा कर लिया, अब आप बी से अपना कब्जा वापस नहीं ले सकते, यानी पोजीशन अपनी दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, बल्कि हम आपको कंपनसेशन दे देते हैं, बी से दिलवा देते हैं, और आप वो पैसे ले लें, कंपनसेशन ले लें, डैमेजेस ले लें और आप अपना घर छोड़ दें। अब ए कहता है कि मुझे ये घर विरासत में मिला था या मेरे किसी बड़े ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मेरे लिए तो इसकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, लेकिन कोर्ट कहती थी नहीं, हम आपको पोजीशन रिकवर करके नहीं देंगे,
आपके पास सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो अगर आप लेना चाहें इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, तो इसका मतलब हर एक मैटर में एक ही किस्म का रिलीफ देना बाज औकात ये कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता था। अच्छा, दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर के पास हम जाते हैं, एक बंदे को बुखार है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने जाके उसे मेडिसिन जो दी वो थी पेनाडोल की टेबलेट दे दी मिसाल के तौर पे। दूसरा एक बंदा जाता है, उसको कैंसर है, उसको भी डॉक्टर ने उठा के पेनाडोल दे दी। तीसरा एक बंदा है, उसको फॉर एग्जांपल शुगर की बीमारी है, उसको भी डॉक्टर ने उठा के पेनाडोल दे दी। तो अब ठीक है, बुखार वाले कहते हो पेनाडोल की टेबलेट सूटेबल है, एडिकेट है, यानी उसका बुखार कम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसर या शुगर वाला जो पेशेंट है, उसके लिए तो पेनाडोल की टेबलेट एडिकेट नहीं है ना। तो यही इशू यहाँ पे था, जो सिविल लॉ एग्जिस्टिंग था वो जो रेमेडीज देता था वो देता था ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस, यानी जनरल रिलीफ वो देता था, कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देता था। और हर केस में एक ही तरह की रेमेडी देना ये कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इसलिए हमें एक स्पेशल कुछ स्पेसिफिक रिलीफ मुतारिफ कराने पड़े ताकि कंप्लीट जस्टिस का प्रिंसिपल फुलफिल हो सके। अब हम देखते हैं कि यह जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई, यानी कब से इसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, जो 1877 में आके हमारे लेजिस्लेचर ने एक बकायदा एक्ट के तौर पे इसे पास किया। तो अब हम इसकी देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। बेसिकली पहले आपको पता है कि हमारा बरसगीर का जो पाकिस्तान का जो लॉ है वो हमने अडॉप्ट किया यूके से, और यूके में जो लीगल सिस्टम था वो था कॉमन लॉ। अच्छा, कॉमन लॉ के तहत जो कोर्ट्स काम करती थी यूके में वो थी कॉमन लॉ कोर्ट्स। कॉमन लॉ कोर्ट्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब हम कोई भी पिटीशन कॉमन लॉ कोर्ट्स में लेके जाते थे, कोई भी सिविल सूट कॉमन लॉ कोर्ट में लेके जाते थे, तो वो जो हमें रेमेडीज देती थी वो देती थी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। तो हुआ ये कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एक घर वाली मिसाल दी, किसी की इमोशनल अटैचमेंट किसी चीज के साथ थी, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। अब जिस तरह ए के घर पे बी ने कब्जा किया है, मिसाल के तौर पे ये ए का घर है, अब बी ए की इसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट थी, तो कोर्ट सिविल लॉ कोर्ट में गया, जो कॉमन लॉ कोर्ट में गया, तो इसे जो रेमेडी दी कोर्ट ने वो दी थी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। ए ने कहा कि मैं तो आपकी रेमेडी से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो ए एक पिटीशन लेके गया किंग के पास। किंग जो उस वक्त हेड ऑफ स्टेट भी होता था, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या चीफ जस्टिस भी एक ही किंग होता था। तो किंग ने एक ही बात सुनी, एक किंग को सेटिस्फाई कर पाया कि वाकई में एक इमोशनल अटैचमेंट है और मुझे ये रिलीफ एडिकेट नहीं है कि मुझे सिर्फ कंपनसेशन या डैमेजेस दी जाए, मुझे मेरे घर का पोजीशन रिकवर करा के दे। तो किंग ने ऑर्डर किया कि नहीं, बी को चाहिए कि ए का घर छोड़ के चला जाए और ए को इसकी पोजीशन रिकवर करा के देनी है। तो कंपनसेशन और डैमेजेस के अलावा किंग ने एक स्पेशल किस्म का रिलीफ दिया, किसको, ए को। उस रिलीफ को हम कहते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन, यानी एक जो एग्जिस्टिंग रिलीफ था कंपनसेशन और डैमेजेस का, उसके अलावा एक नया रिलीफ मुतारिफ हो गया कानून लीगल सिस्टम में। उसके बाद जाहिर है बहुत से और लोग थे जिनको कॉमन लॉ कोर्ट्स के जो रेमेडीज उन्होंने दी थी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, उनसे इशू था और उनको एडिक्वेट रेमेडीज नहीं समझते थे, उनके कोई और मसाइल थे। तो उन्होंने इसी तरह पिटीशन ले जाना शुरू कर दी बहुत सारे लोगों ने किंग के पास कि हम कॉमन लॉ कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो हमें रेमेडी दी है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप हमारी इनको सुन के हमें एक एडुकेट रिलीफ दें, एडुकेट रेमेडीज दें। तो किंग के पास जब पिटीशन बहुत ज्यादा हो गई तो किंग ने पिटीशन ट्रांसफर करना शुरू कर दी चांसलर्स को। चांसलर से मुराद यानी किंग की जो कैबिनेट थी, आज के अगर हम मिसाल है तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है मिनिस्टर्स की, इसी तरह जो किंग की कैबिनेट थी वो चांसलर्स की थी। तो अब पिटीशन जब ज्यादा हो गई तो पिटीशन किंग के पास जाती थी पहले, किंग फिर उसे ट्रांसफर करता था या मार्क करता था चांसलर्स के पास कि आपने ये पिटीशन सुननी है और इसको डिसाइड करना है, आपने ये सुननी है इसको डिसाइड करना है। जाहिर है ह्यूज नंबर ऑफ पिटीशन थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग उस वक्त हेड ऑफ स्टेट भी होता था, चीफ जस्टिस भी होता था, एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर भी होता था।
तो उसके करने के और बहुत सारे काम होते थे। अब सारी पिटीशंस को मार्क करके चांसलर के पास भेजना ये एक बहुत अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इशू ये था कि किंग सारी पिटीशंस को मार्क करके भेजता था चांसलर्स के पास, तो ह्यूज नंबर ऑफ पिटीशन थी। ये डिफिकल्ट हो गया कि सारी पिटीशंस को पहले किंग मार्क करे और फिर चांसलर्स उस पर सुनवाई करके जस्टिस प्रोवाइड करे या प्रोसीडिंग आगे चलाएं। तो एक तो ये प्रोसीजरल फ्लॉ था। दूसरा प्रोसीजरल फॉल्ट जो था वो ये था कि पहले किसी भी लिटिगेंट को पहले जाना होता था कॉमन लॉ कोर्ट के पास, उसकी रेमेडी से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो बाद में वो किंग के पास पिटीशन लेके आ सकता था। तो ये दो बेसिकली प्रोसीजरल फॉल्ट थे, जिसकी वजह से बाद में ऐसा हुआ कि चांसलर जो थे इन्होंने हिमसेल्फ अपनी कैपेसिटी में ही पिटीशन लेना शुरू कर दी। यानी पहले क्या होता था, किंग के पास पिटीशन जाती थी, किंग मार्क करके भेजता था चांसलर्स के पास, लेकिन बाद में चांसलर्स ने अपनी ही कैपेसिटी में पिटीशन लेना शुरू कर दी और जिस जगह पे बैठ के, जिन कोर्ट में बैठ के ये उन पिटीशंस को डिसाइड करते थे, उनको हमने नाम दिया चांसरी कोर्ट्स का, चांसरी कोर्ट्स। अच्छा, अब बेसिकली बात कहां से कहां तक पहुंच गई, कॉमन लॉ कोर्ट से हम आ गए चांसरी कोर्ट पे। अच्छा, अब होता यह था उस वक्त कि जो चांसलर्स थे ये जो रिलीफ प्रोवाइड करते थे, वो रिलीफ की जो बेस थी, वो रिलीफ जहां से इमर्ज होता था वो होता था इक्विटी से। इक्विटी यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी को फॉलो करते हुए जो चांसलर्स थे वो उन पिटीशंस को डिसाइड करते थे। तो इसी वजह से बाद में इन कोर्ट्स को नाम दिया गया इक्विटी कोर्ट्स, इक्विटी कोर्ट्स। अच्छा, जिस तरह कॉमन लॉ सिस्टम के तहत जो कोर्ट थी उनको हमने कहा कॉमन लॉ कोर्ट, चांसरी कोर्ट जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिसीजन देती थी उनको हमने नाम दिया इक्विटी कोर्ट्स। अब यहां तक तो हमने सारी बात, इसका बैकग्राउंड पढ़ लिया कि स्पेसिफिक लीफ की डेवलपमेंट कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि इक्विटी क्या चीज है, यानी इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहते हैं। शॉर्ट से इसका लेंगे क्योंकि इक्विटी अलग से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो आपने शायद पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि इक्विटी है क्या चीज। अच्छा, इक्विटी को समझने के लिए पहले हमें इक्वालिटी को समझना पड़ता है। इक्वालिटी, जिस तरह लॉ में भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी टर्म पढ़े होगी, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। तो इक्वालिटी और इक्विटी, इक्वालिटी जो ये है ये कहते हैं बराबरी को, यानी हर एक शख्स को बराबर के राइट्स दिए जाएं। जब भी किसी के साथ ब्रीच ऑफ राइट हो या उसको कोई इंजरी कॉज हो तो सबको इक्वल रेमेडीज दी जाएं जो कंपनसेशन या डैमेजेस की फॉर्म में थी। जबकि इक्विटी कहती है कि नहीं, हर एक को बराबर के राइट्स तो देने ही देने चाहिए, लेकिन कहीं पे अगर बराबर के राइट्स जो लिटिगेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे, या सबको इक्वल राइट्स देना जहां पे कंप्लीट जस्टिस फराहम नहीं कर रहे, वहां पे हमें उन्हें कुछ एडिशनल राइट भी देने होंगे। मिसाल के तौर पे हम ऑडिटोरियम में देखते हैं कि जो सीट्स लगी होती हैं, पहली लाइन एक होती है, उसके बाद एक स्टेप ऊपर दूसरी लाइन होती है, फिर एक स्टेप ऊपर तीसरी लाइन, इस तरह एक हायरार्की ऑफ सीट्स होती है। तो अब इक्वलिटी जो है वो कहती है कि नहीं, सबकी सीट इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, उसमें मसला ये है कि पहली लाइन वाले दूसरी लाइन वाले तो स्टेज पे जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको देख पाएंगे, लेकिन जो लास्ट में लोग बैठे हैं इक्वालिटी के तहत वो तो आगे नहीं देख पाएंगे क्योंकि हर्डल आ जाती है, दरमियान में लोग बैठे हैं। इक्विटी कहती है कि आपने सबको बराबर के राइट तो दे दिए, लेकिन जो हमारा मकसद था, जो नीड थी, वो तो पूरा नहीं हुआ। मकसद तो यह था कि हम सबको एक्सेस दे सकें कि वो स्टेज तक देख सकें, स्टेज में जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको देख सकें। तो इक्विटी ने ये कहा कि नहीं, इनको एक एक स्टेप ऊंचा कर देते हैं, बराबर के राइट पहले सबको दिए हुए, उन्हीं के राइट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, उन राइट्स में कुछ एडिशन कर देते हैं, जाके जो हमारा मकसद है वो फुलफिल हो सके कि सब लोग स्टेज पे जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको देख पाए। तो इसीलिए जो कंपनसेशन या डैमेजेस की फॉर्म में रिलीफ दिया जाता था, इक्विटी ने उन्हीं रिलीफ्स को कुछ एडिशन में उनके अंदर कुछ और रिलीफ फराहम कर दिए और
कॉम्पनसेशन और डैमेजेस के अलावा और कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिलीफ इक्विटी कोर्ट्स ने उनको दिए, जो चांसलर्स इक्विटी कोर्ट्स को हेड करते थे। अब वहां पे एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अच्छा, इक्विटी जब आई थी तो उस वक्त एक कंसेप्ट पैदा हुआ कि जो कॉमन लॉ सिस्टम या कॉमन लॉ कोर्ट है वो जो रेमेडीज देती हैं, उन रेमेडीज को हट के इक्विटी तो एक नई रेमेडीज मुतारिफ कराती है। इसका मतलब इक्विटी जो है ये लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन बाद में एक थ्योरी आई, उसने कहा नहीं, इक्विटी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी फॉलोज द लॉ, फॉलोज द लॉ, यानी कि इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। जहां पे लॉ में कुछ डेफिशिएंसी है, जहां पे लॉ एक कंप्लीट जस्टिस या एडिक्वेट रिलीफ फराहम नहीं कर पाता, वहां पे इक्विटी आती है। इट मींस दैट इक्विटी इज एन एक्सटेंशन और एडिशन टू द लॉ, और इक्विटी इज सप्लीमेंट टू द लॉ, नॉट द अगेंस्ट द लॉ। तो ये बेसिकली इक्विटी का कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसको ब्रीफ करके समझा देता हूं कि हमने सबसे पहले कहा कि व्हाट इज स्पेसिफिक लीफ एक्ट। स्पेसिफिक लीफ एक्ट क्या चीज है? स्पेसिफिक लीफ एक्ट में हमने देखा कि स्पेसिफिक लीफ एक्ट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, एक ऐसा कानून है जो कुछ स्पेसिफिक किस्म के हमें रेमेडीज फराहम करता है। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी लॉ तो पहले भी मौजूद था, रिलीफ भी कोर्ट देती थी, रेमेडीज भी देती थी, तो इसकी स्पेसिफिक रेमेडीज की क्या जरूरत पेश आई। उसमें हमने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट थी या जो कॉमन लॉ कोर्ट थी, वो जो रेमेडीज हमें देती थी वो देती थी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। और हर जगह पे, हर एक मैटर में, हर एक केस में एक ही किस्म की रेमेडीज देना, ये कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता था। इस वजह से कंप्लीट जस्टिस को अचीव करने के लिए, लोगों को एडिक्वेट रिलीफ देने के लिए, इक्विटी कोर्ट्स ने कुछ स्पेसिफिक किस्म के रिलीफ मुतारिफ कराए, जिनको हमने नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ। बाद में इन्हीं सब रिलीफ्स को इकट्ठा करके किताबचे की शक्ल में जब हमने लेजिस्लेचर से पास करा लिया, तो उन रिलीफ्स को हमने नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, क्योंकि 1877 में पास हुआ था। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनका आप इसमें क्या रिलेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक सिविल लॉ का स्टैट्यूट है और उसमें भी रेमेडीज बताई गई है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप इसमें क्या रिलेशन है? तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि इक्विटी फॉलोज द लॉ और इक्विटी इज नॉट अगेंस्ट द लॉ बट इट इज सप्लीमेंट टू द लॉ, इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आप इसमें ताल्लुक है वो ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एक्सटेंशन और सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 73 से 75 तक हमें रेमेडीज या रिलीफ है, वो है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। उन्हीं की एक्सटेंशन में, उन्हीं की एडिशन में जो कुछ और रिलीफ हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या ब्रीच ऑफ राइट की सूरत में मुतारिफ कराएं, वो कराएं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एक्सटेंशन एंड इट इज एन सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सटेंशन या सप्लीमेंट। अच्छा, एक्सटेंशन क्या होती है कि उसी की फर्दर एडिशन, उसी में कोई चीज ऐड करना। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रिलीफ थे उन्हीं में हमने कुछ और स्पेसिफिक रिलीफ ऐड कर दिए, जिन रिलीफ्स को हमने एक सेपरेट किताबचे की शक्ल में, कानून की शक्ल में लेजिस्लेचर से पास करा लिया और उनको हमने नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अच्छा, सप्लीमेंट क्या चीज होती है? सप्लीमेंट ये चीज होती है कि किसी भी डेफिशिएंसी को फुलफिल करना। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की सेकंड ईयर में मैथ की सप्ली आ जाती है, तो मैथ की सप्ली का मतलब मैथ में उसके जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है मिनिमम, फॉर एग्जांपल जिस तरह 33% होता है, उससे कम मार्क्स है। इसका मतलब उसकी कुछ डेफिशिएंसी है। उसके बाद उसका एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, उधर हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम। यानी जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए जो चीज दी जाती है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट।
इसी तरह जो एग्जिस्टिंग रिलीफ थे, जनरल रिलीफ थे, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, एग्जिस्टिंग सिविल लॉ था, उसमें एक डेफिशिएंसी थी। वो डेफिशिएंसी ये थी कि एक ही किस्म का रिलीफ दिया जाता था और हर वक्त हर एक केस में वो एक ही किस्म का रिलीफ देना कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता था। इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम जो एक्ट लेके आए, जो और रिलीफ लेके आए, उनको हमने नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, अब हम इसमें एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो है कि जो एसआरए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा, एसआरए में जो रिलीफ दिए गए ये है एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ, यानी कोर्ट अगर चाहेगी तो इन रिलीफ को देगी। अगर कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं होती तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि आपको लाजमी इन सारे रिलीफ्स को दे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रिलीफ आपको दिए गए, जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्रीच ऑफ राइट होता है, कोई भी किसी भी किस्म की आपको इंजरी कॉज होती है, तो उसमें कोर्ट बाउंड है, तो आपको वो रिलीफ जो फराहम किए गए हैं उनको लाजमी दे। कोर्ट इज बाउंड। मिसाल के तौर पे एक रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि बी ने ए के घर पे कब्जा कर लिया, तो उधर कोर्ट अगर चाहती है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, आप बेसिकली बेशक सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, सबको फुलफिल कर देते हैं, सारे एविडेंस फराहम कर देते हैं कोर्ट को। लेकिन कोर्ट अगर नहीं चाहती कि इसको डिस्क्रिशनरी या स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए, तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि लाजमी आपको स्पेसिफिक रिलीफ दे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रिलीफ है उनको कोर्ट देने की पाबंद है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन डिस्क्रिशनरी पावर टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, but in the contract act discretionary power to the court, but in the contract act the reliefs or the remedies are not discretionary, but the court is bound to provide these relief or remedies that are in the form of compensation or damages। अच्छा, तो ये बेसिकली इनका मेन डिफरेंस है। दूसरी चीज ये है कि आप जब प्रोविजन इसकी पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो वहां पे अक्सर जगह वर्ड यूज होता है कोर्ट में ग्रांट, द कोर्ट में ग्रांट, हर जगह पे में का वर्ड यूज होगा, यानी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट ग्रांट करे या ना करे। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वर्क करता है, या किस तरह लोगों को कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ फराहम किए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी स्टैट्यूट में कहता हूँ कि किसी भी स्टैट्यूट को समझने के लिए सबसे पहले हमने उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो स्टैट्यूट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस स्टैट्यूट एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस स्टैट्यूट। इस स्टैट्यूट से पहले ऐसी क्या कमी थी जो हमें स्पेसिफिकली इस स्टैट्यूट को पास कराना पड़ा लेजिस्लेचर से। तीसरी ये चीज कि हाउ दिस स्टैट्यूट फुलफिल्स द नीड्स, हाउ दिस स्टैट्यूट अचीव्स द पर्पस। तो हाउ को बेसिकली जो हाउ का क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ दीज स्पेसिफिक रिलीफ्स आर गिवन बाय द कोर्ट्स टू द लिटिगेंट्स। व्हाट एंड व्हाई को आज हमने कवर कर लिया, हाउ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ किसी भी स्टैट्यूट को पढ़ने के लिए, जो कि हमारी एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने एक्सप्लेन की है। किसी भी स्टैट्यूट को पढ़ने के लिए, बेसिकली किसी भी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन करने के लिए तीन मेथड यूज होते हैं, तीन प्रिंसिपल हैं, जिनको हम नाम देते हैं। पहला है एनालिटिकल, ये मैं आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूँ कुछ, जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या जुडिशरी वगैरह के जो एस्पायरेंट हैं उनको ये जजमेंट्स की मतलब रेफरेंस काम आएंगे। बाकी जो सिंपल एलएलबी वाले हैं उनके लिए आज लेक्चर एक किस्म का कंप्लीट हो चुका है। एनालिटिकल। दूसरा है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। तीसरा है फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल। अच्छा, एनालिटिकल इस जो जजमेंट है जिसमें तीनों प्रिंसिपल किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के बताए गए वो है पीएलडी,
1963 कराची, पेज है 182। ये जजमेंट ने जिसमें 3 प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए हैं। एनालिटिकल यानी हमने उस स्टैट्यूट के हर एक सेक्शन को एनालाइज करना है। जिस तरह सेक्शन में कॉमे लगे होते हैं, सेमी कॉलन लगे होते हैं, फुल स्टॉप लगे होते हैं, यानी उनका पर्पस क्या है, एनालाइज करके हमने हर एक सेक्शन को पढ़ना है। हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उस स्टैट्यूट को लाने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसकी पहले उससे ऐसी क्या कमी थी जो हमें उस स्टैट्यूट को लेके आना पड़ा। तीसरा होता है फिलोसॉफिकल, यानी किस फिलॉसफी पे, किस लीगल फिलॉसफी पे या किस जुरिस्प्रूडेंस पे वो स्टैट्यूट बेस करता है। हर स्टैट्यूट पढ़ने को आपने 3 प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रखने। एनालिटिकल को हम कवर करेंगे जब प्रोविजन वाइज इस पूरे स्टैट्यूट को डिटेल में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल को आज हमने कवर कर लिया कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, इससे पहले क्या था और इसके आने के बाद क्या हुआ। फिलोसॉफिकल जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी, इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो जुरिस्प्रूडेंस है, ये बेस करता है इक्विटी पे, ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमने बेसिकली पढ़ना था स्पेसिफिक लीफ एक्ट का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज स्पेसिफिक लीफ एक्ट। उसमें हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक लीफ एक्ट वो कानून है जो कोई खास किस्म के रिलीफ लिटिगेंट्स को फराहम करता है। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ और व्हाई द स्पेसिफिक लीफ इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, उसमें हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था, जो एग्जिस्टिंग रिलीफ लिटिगेंट्स को फराहम किए जाते थे, हर एक मामले में वो रिलीफ देना इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करते थे और वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता था हर मामले में। इसलिए हमें कुछ स्पेसिफिक रिलीफ मुतारिफ कराने पड़े, जिनको हमने बाद में कानून साजी करके लेजिस्लेचर से पास करा के नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। उसमें फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा के स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह मुतारिफ कराए गए, किन किन प्रोसीजर से गुजर के गए। उसमें हमने पढ़ा कि पहले किसी बंदे ने जब वो कॉमन लॉ कोर्ट का जो डिसीजन था, उसकी जो रेमेडीज थी जो उसे फराहम की गई थी, उनसे सेटिस्फाई नहीं था, तो वो फिर गया किंग के पास, पिटीशन टू द किंग। किंग ने फिर जब ह्यूज नंबर ऑफ पिटीशन हो गई, वो ट्रांसफर की चांसलर्स के पास। तो चांसलर्स ने जब बाद में अपनी ही कैपेसिटी में पिटीशन सुनने शुरू कर दिया और उनको डिसाइड करने शुरू कर दिया। तो चांसलर्स की कोर्ट्स को नाम दिया गया चांसरी कोर्ट का। और वो चांसरी कोर्ट या चांसलर्स जिन प्रिंसिपल पे बेस करते हुए डिसीजन देते थे, वो था इक्विटी के प्रिंसिपल्स। इसीलिए बाद में हमने चांसरी कोर्ट्स को नाम दिया इक्विटी कोर्ट्स। और एंड में हमने सबसे लास्ट में पढ़ा हमने रिलेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एक्सटेंशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज सप्लीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज नॉट कंट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ दिस स्पेसिफिक रिलीफ आर गिवन बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू द लिटिगेंट्स।